आवाज आ गई लाइव वालों को? अरे लाइव वालों को आवाज आ रही है क्या अब? सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो सुनो, लास्ट टाइम पे बातें कर रहे थे हार्ट की। हार्ट के अंदर याद हो और आपको ऊपर की तरफ लंग्स लिखे थे अपन ने, फिर उसके निकली थी पल्मोनरी वेन। कहां पर आई थी? इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम से, फिर बीच में कपाट, फिर उससे कपाट कौन सा? एरोटा से, आर्टरी से, आर्टियोल से, कैपिलरीज से, फिर बॉडी से, फिर कैपिलरीज से, वेन्यूल से, वेन से, एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा से, राइट एट्रियम से। अच्छा, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। चलो देखो इधर, सुन लो रे, सुन लो, शांति से सुनोगे ना? जो बोलना चाह रहा हूँ वो सुनो, जो आता है वो मैं लिख देता हूँ पहले आपको। गेट खोल के, रहा गेट खोल के। ठीक है, ऐसा डायग्राम पढ़ चुके हैं अपन, वाल वगैरह पढ़ चुके हैं। यहां पर अपने को कौन सा मिलता है? यहां पर जानते हो आप? ठीक है। बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना? सभी अंगों तक एरोटा, फिर नीचे की तरफ आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज मिलकर फिर अंगों के अंदर रक्त की आपूर्ति करती है, वहां पर ऑक्सीजन को देती है और CO2 को वापस लेती है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? पहले तो ये बताओ। नहीं है? अब सुन लो, जस्ट एक कंडीशन इमेजिन करेंगे, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है इंटेस्टाइन। क्या नाम है? इंटेस्टाइन। एरोटा की तरफ से कैपिलरीज आ रही थी, ठीक है? इंटेस्टाइन के अंदर गई, इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन के साथ में वापस निकली, क्या बना के? कैपिलरीज निकली। कैपिलरीज से फिर क्या बननी? वेन्यूल्स, वेन्यूल से वैन, और वैन से, ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए। फिर वेना के बाद वही पूरा का पूरा घूमना घूमना सारा सब कुछ, ठीक है? इंटेस्टाइन, पाचन तंत्र पढ़ लिया अपन ने। इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना? पोषक पदार्थों का। पोषक पदार्थों के अंदर आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन, पानी, ठीक है? मान लो आपने खाना खाया, खाना खा लिया, खाना खाते ही वो आमाशय के अंदर पहुंच गया, आमाशय के अंदर पाचन हुआ है, पाचन होने के बाद में इंटेस्टाइन के अंदर गया है, इंटेस्टाइन के अंदर हुआ है अवशोषण। क्या हुआ? जो कैपिलरीज यहां पर रक्त इकट्ठा कर रही हैं, इन कैपिलरीज के अंदर क्या है? सही है ना? CO2 है। लेकिन जब इंटेस्टाइन से अवशोषण हुआ तो इसी कैपिलरीज के साथ में क्या आ गए? पोषक पदार्थ। आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई इंटेस्टाइन का काम है अवशोषण करने का, इंटेस्टाइन अवशोषण करके ब्लड कैपिलरीज में डालेगी, तभी तो वे पोषक पदार्थ पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होंगे। ऐसा ही होगा? अरे भाई ऐसा ही होगा ना? ठीक है, मान लो पोषक पदार्थों के अंदर हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है? 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है जो इस इंटेस्टाइन से अवशोषित हुआ है, ठीक है? ये 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैपिलरीज की तरफ और वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल्स के थ्रू वेन में जाएगा, वेन के थ्रू एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा, फिर जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से, लंग्स से
पल्मोनरी वेन से, लेफ्ट एट्रियम से, क्या हो गया यार इसको, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ऐसा ही होगा? दिक्कत यहां तक? नहीं सर, मान लो, इमेजिन करते हैं बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, कितने हैं? 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब ये 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अवशोषित तो हो गया, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया, बॉडी को 50 ग्राम की जरूरत थी, बॉडी ने 50 ग्राम रख लिया, बाकी बचा जो कार्बोहाइड्रेट वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को इसने बाहर निकाल दिया, अपशिष्ट पदार्थों के अंदर बाहर निकाल देगी, ऐसा ही होगा? ऐसा ही होना चाहिए। इतनी मुश्किलों से आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी लगे, नौकरी लगने के बाद में नौकरी करी, उसके बाद में सैलरी आई, सैलरी से आपने खाना खरीदा, फिर वो खाना खाया, खाने के बाद में पाचन हुआ, पाचन के बाद में अवशोषण हुआ, अवशोषण के अंदर से 100 ग्राम अवशोषित हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद में बॉडी को जरूरत थी 50 ग्राम, आपने 50 ग्राम को फालतू ही बाहर फेंक दिया, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या इसलिए कमा रहे थे? क्या इसलिए नौकरी लग रहे थे कि 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को नुकसान के रूप में बाहर भेज दें? नहीं, नहीं ना, कीमती है भाई। भाई आदमी कमाता क्यों? अगर किसी के पेट नहीं होता तो कोई नहीं कमाता सर, हकीकत बात है तो, ठीक है। भगवान ने एक सिस्टम किया कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये कैपिलरीज मिलेगी, बनाएगी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएगी? अब ये वेन पहले जाएगी लीवर के पास में, किसके पास में? लीवर के पास में, और लीवर से फिर आएगी किसके अंदर? एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा। स्पेशली अगर बात करते हैं तो पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर, क्योंकि पेट की तरफ से आ रही है तो पोस्टीरियर वेना केवा में जाएगी, सिर की तरफ से आती तो एंटीरियर वेना केवा में जाएगी। क्लियर है? अब हुआ क्या? अब इससे फायदा क्या होगा? सभी ऑर्गन्स के अंदर रक्त जो आता है वो सीधा का सीधा एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर आता है, ठीक है। सभी अंगों से जितना भी रक्त आता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर आता है, लेकिन इंटेस्टाइन से जो ब्लड आता है वो डायरेक्ट पोस्टीरियर वेना केवा में ना जाने के बजाय पहले किसके पास में जाता है? लीवर के पास में। फायदा क्या हुआ लीवर के पास में? पोषक पदार्थ 100 ग्राम अवशोषित किए गए थे, ये अवशोषित पहुंच गए लीवर के पास में। किसके पास में? लीवर के पास। पोषक पदार्थ जाने किसके पास में? लीवर ने बॉडी से पूछा कि बता तेरे को कितना चाहिए, बॉडी ने कह दिया मेरे को तो 50 ग्राम चाहिए, लीवर ने कह दिया कोई बात नहीं, ले 50 ग्राम। कितना ले ले? एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, एरोटा से पूरी पूरी बॉडी के अंदर। किसके अंदर? पूरी पूरी बॉडी के अंदर। क्या है, क्या हट जाते हैं इसके अंदर? आप तो वैसे ही समझ जाओगे, इंटेलिजेंट हो आप तो, ठीक है। पूरी पूरी बॉडी के अंदर 50 ग्राम की जरूरत थी, बॉडी खुश हो गई। अब लीवर के पास कितना बच गया? 50 ग्राम। लीवर ने जो 50 ग्राम बचा है यहां से, इस 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर से कुछ को तो कर दिया है ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट। किसके अंदर? और ये ग्लाइकोजन चला गया कुछ मात्रा में तो यकृत में रह गया और कुछ मात्रा में मांसपेशी के अंदर रह गया। और इसके अलावा जो बाकी कार्बोहाइड्रेट बच गया उसको बदल दिया इसने किसके अंदर? वसा के अंदर बदल दिया। वसा के अंदर बदलने का फायदा क्या हुआ कि जब बाबू खाना नहीं खाएगा उस टाइम पर ये वसा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट तो खाओगे नहीं, बाबू ने खाना नहीं खाया तो आप कैसे खाओगे? नहीं खाओगे ना। मजाक वाली बात है रे, तुम तो खा ले, तो मेरे को पता है, मेरे को सब पता है तुम्हारा, है ना, तुम्हारी जनरेशन को जानता हूं। तुम बाबू को तो बोल दे कि बाबू आज खाना नहीं खाया, लेकिन तुम पीछे से खा लेते हो। बाबू देखने थोड़ी आ रहा है कि पेट भरा हुआ है कि खाली है ना, ऐसे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते कभी भी। तुम्हारे चक्रों के अंदर वो ये वापिस आ जाओ। 50 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट बचा उसको वसा के अंदर परिवर्तित किया गया, कुछ मात्रा के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर। हाँ, ध्यान रखना हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का भंडारण सिर्फ ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और वो ग्लाइकोजन पाया जाता है यकृत के अंदर और मांसपेशियों के अंदर, वो भी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की स्तर की अगर बात करते हैं तो लगभग 0.01% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। लेकिन वसा की बात करते हैं तो वसा 21%, 17% के आसपास पाई जाती है, ठीक है। तो वो वसा तब काम देगी जब इसको खाना नहीं मिलेगा, तब काम देगी वो हमारी वसा, क्योंकि आपको पता ही है वसा से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादन होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 किलो कैलोरी
लेकिन 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी मेजर सोर्स है ऊर्जा का, वसा इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पैसे बर्बाद हुए कि इससे? नहीं हुए। ठीक है, वापस से सुनो। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन से ब्लड जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर, लेकिन इंटेस्टाइन से जो ब्लड इकट्ठा किया जाता है वो किया जाता है लीवर के पास में। लीवर दो काम करेगा यहां से। पहला काम, इंटेस्टाइन से ब्लड अवशोषित हुआ है तो इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है बैक्टीरिया वायरस हो सकता है कुछ जहरीली चीज भी हो। यकृत के अंदर हिपेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? पता ही है। हिपेटोसाइट कोशिकाएं कार्य करती है डिटॉक्सिफिकेशन का। किसका? डिटॉक्सिफिकेशन। कि अगर कोई जहरीला पदार्थ अवशोषित होकर आया है तो ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य कर देगी, उदासीन कर देगी। ठीक है, और गलती से अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अगर आ गया है तो उसको कुफर कोशिकाओं द्वारा भक्षण कर लिया जाएगा। फायदा हो गया नहीं हुआ? यानी कि इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है वो यकृत के अंदर आकर क्या हो गया? प्योर हो गया, शुद्ध कर दिया हमने। कि जो हानिकारक पदार्थ है उन हानिकारक पदार्थों को भी नष्ट कर दिया और आगे की तरफ उन पदार्थों को ही भेजा जितनी भोजन की आवश्यकता थी, जितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता शरीर को थी। ठीक है, सिर्फ इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन से जितना भी ब्लड आता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा के द्वारा कहां पर पहुंच जाता है? राइट एट्रियम के अंदर पहुंच जाता है। क्लियर है? इंटेस्टाइन वाला पोर्शन कुछ अलग हुआ। इस सिस्टम को हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इसको बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र या उपतंत्र। ठीक है, और ये जो वेन जो लेके जा रही है इसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। क्वेश्चन कैसे पूछा था वो सुनो। शरीर के अंदर से जितनी भी वेन बनती है, शिराएं बनती हैं, वो कैपिलरीज से शुरू होती है, वेन्यूल्स बनाती है, फिर वेन बनाती है, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर वेना के अंदर चले जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन की या पोर्टल वेन की, कैपिलरीज से शुरू होगी, वेन्यूल्स के अंदर जाए बनेगी, वेन्यूल्स मिलकर किसका निर्माण करेगी? पोर्टल वेन का। ये पोर्टल वेन जाएगी किसके पास में? और वापस से किसके अंदर डिवाइड होगी? कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर। शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जो कैपिलरीज से तो शुरू होती है और कैपिलरीज पे ही खत्म हो जाती है। कौन सी शिरा है? कौन से सिस्टम में पाई जाएगी? यकृत कोशिकाओं द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, कुफर कोशिकाओं द्वारा फेगोसाइटोसिस भी होगा, और जितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी उतने ही पोषक पदार्थ आगे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर छोड़े जाएंगे, बाकी पोषक पदार्थों को संग्रहित कर लिया जाएगा। किस कंडीशन के लिए? कि जब शरीर के पास में ऊर्जा का कोई दूसरा सोर्स नहीं रहेगा। इसी तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। लिखने से ज्यादा समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको। क्लियर है? दिक्कत यहां तक है क्या? लिखो, हेडिंग डालोगे यकृत निवाहिका तंत्र, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। लाइव वालों को आया भाई समझ में? लाइव वाले बहुत इंटेलिजेंट है, समझ में तो फटाफट ही आता है इनको। हेडिंग डालोगे यकृत निवाहिका तंत्र, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और लाइव वाले इंटेलिजेंट इतने हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइव वालों को आ गया समझ में, फट से बोल देते हैं कि सर रिपीट कर दो। ऐसे नहीं बोलते पहले कि रिपीट कर दो, पहले लिखो फिर बाद में रिपीट करेंगे। यकृत निवाहिका उपतंत्र। पहले डायग्राम बनाओ ऐसा वाला। बना लोगे क्या? लिखो, इसके अंदर लिखना शुरू करो। आंत द्वारा, आंत द्वारा, इंटेस्टाइन द्वारा, आंत द्वारा इकट्ठा किया गया रक्त, आंत द्वारा, इंटेस्टाइन द्वारा इकट्ठा किया गया रक्त, आंत द्वारा इकट्ठा किया गया रक्त
पोस्टीरियर वेना केवा में ना जाकर पश्च महाशिरा आंत द्वारा इकट्ठा किया गया रक्त पश्च महाशिरा पोस्टीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा पश्च महाशिरा में ना जाकर, पश्च महाशिरा में ना जाकर, ना जाकर पोर्टल वेन के द्वारा, पोर्टल वेन के द्वारा, पोर्टल वेन के द्वारा यकृत में जाता है। आंत द्वारा इकट्ठा किया गया रक्त पश्च महाशिरा में ना जाकर पोर्टल वेन के द्वारा यकृत में जाता है। पोर्टल वेन के द्वारा यकृत में जाता है। जाना कहां पर चाहिए था? पोस्टीरियर वेना के में, लेकिन नहीं गया। कहां गया? लीवर के पास में। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। यकृत में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, यकृत में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, ऐसे लिखते हैं हिपेटोसाइट, यकृत में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा कार्बनिक अम्लों को उदासीन कर दिया जाता है। यकृत में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा कार्बनिक अम्लों को उदासीन कर दिया जाता है। यकृत में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा कार्बनिक अम्लों को उदासीन कर दिया जाता है तथा रक्त के साथ आए हुए, तथा रक्त के साथ आए हुए, तथा रक्त के साथ आए हुए, तथा रक्त के साथ आए हुए जीवाणु अथवा विषाणुओं का, तथा रक्त के साथ आए हुए जीवाणु अथवा विषाणुओं का कुफुर कोशिकाओं द्वारा भक्षण कर लिया जाता है तथा रक्त के साथ आए हुए जीवाणु अथवा विषाणुओं का कुफुर कोशिकाओं द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। कुफुर कोशिकाओं द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। कुफुर कोशिकाओं द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। इससे 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 आंत से इकट्ठा किया गया रक्त यकृत में आकर शुद्ध होता है। इससे आंत से इकट्ठा किया गया रक्त यकृत में आकर, आंत से इकट्ठा किया गया रक्त यकृत में आकर शुद्ध होता है। यकृत में आकर शुद्ध होता है। यकृत में आकर शुद्ध होता है। ठीक है? यकृत भी तो अपने आप में ऑर्गन है कि नहीं है? लीवर की अगर बात करते हैं तो लीवर के अंदर ऑक्सीकृत रक्त जो एरोटा से आता है वो लेकर आती है हिपेटिक आर्टरी। कौन लेकर आती है? हिपेटिक आर्टरी। और यकृत से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर करती है हिपेटिक वेन। कौन करती है? हिपेटिक वेन। ठीक है? हिपेटिक आर्टरी तो ऑक्सीकृत रक्त को लेकर आई एरोटा से, है ना? पोर्टल वेन रक्त लेकर आई कहां से? इंटेस्टाइन से, लेकिन अनऑक्सीकृत है। ठीक है? रक्त जाएगा अब किसके द्वारा? हिपेटिक वेन के द्वारा। जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रक्त जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? हिपेटिक वेन। यानी कि जो पोर्टल वेन है वो पोर्टल वेन सिर्फ बीच के अंदर है। किस किस के बीच में? यकृत के और इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट। यकृत से आवश्यक पोषक तत्व, यकृत से आवश्यक पोषक तत्व, यकृत से आवश्यक पोषक तत्व, यकृत से आवश्यक पोषक तत्व निश्चित सांद्रता में ही, यकृत से आवश्यक पोषक तत्व निश्चित सांद्रता में ही
निश्चित सांद्रता में ही आगे परिसंचरण में भेजे जाते हैं, आगे परिसंचरण में भेजे जाते हैं। यकृत से आवश्यक पोषक तत्व निश्चित सांद्रता में ही आगे परिसंचरण में भेजे जाते हैं तथा अतिरिक्त पोषक तत्वों का तथा अतिरिक्त पोषक तत्वों का भंडारण कर लिया जाता है तथा अतिरिक्त पोषक तत्वों का भंडारण कर लिया जाता है तथा अतिरिक्त पोषक तत्वों का भंडारण कर लिया जाता है। ठीक है, लिखो इस तंत्र को ही यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। इस तंत्र को ही यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। इस तंत्र को ही यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? यकृत निवाहिका तंत्र बोलेंगे। क्लियर? तो जो ब्लड पोस्टर वेना केवा में जाना चाहिए था वो पोस्टर वेना केवा में ना जाकर कहां पर गया? यकृत के अंदर। किसके द्वारा गया? पोर्टल वेन के द्वारा। इसे ही अपन ने क्या नाम दिया है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के। शरीर की एकमात्र रक्तवाहिनी, शरीर की एकमात्र रक्तवाहिनी, शरीर की एकमात्र रक्तवाहिनी जो केशिकाओं से शुरू होकर, शरीर की एकमात्र रक्तवाहिनी जो केशिकाओं से शुरू होकर, केशिकाओं से शुरू होकर केशिकाओं में ही खत्म हो जाती है। केशिकाओं से शुरू होकर केशिकाओं में ही खत्म हो जाती है। केशिकाओं में ही खत्म हो जाती है। हेपेटिक पोर्टल वेन कहलाती 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 है। ठीक है, दिक्कत यहां तक? एरोटा आ रही है बॉडी के पास में। बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन भी है, बॉडी के अंदर यकृत भी है। दोनों ही ऑर्गन है कि नहीं है? दोनों के अंदर ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति होगी। एरोटा से इंटेस्टाइनल आर्टरी निकलेगी, वो जाएगी किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइनल आर्टरी। ठीक है, एरोटा से ही निकलेगी हिपेटिक आर्टरी जो जाएगी यकृत के अंदर। ठीक है, सही है कि नहीं? यकृत से निकलेगी हिपेटिक वेन किसके अंदर? हिपेटिक वेन किसके अंदर जाकर मिलना है? पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? ठीक है, होना तो ये भी चाहिए था कि इंटेस्टाइन से ब्लड वैसे निकलती और जो पोस्टर वेना केवा में चले जाती, होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ? इंटेस्टाइन से जो निकली वो किसके पास में गई? किसके द्वारा? हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। किसके द्वारा? हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। यानी कि यकृत के अंदर दो ब्लड वेसल तो आ रही है, एक तो ऑक्सीकृत रक्त लेकर हिपेटिक आर्टरी और दूसरा अनऑक्सीकृत रक्त लेकर हिपेटिक पोर्टल वेन।
लेकिन इस हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर पोषक पदार्थों की सांद्रता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आंत से अवशोषित होकर आई है। ठीक है, तो पहले यकृत के पास में आई, आंत से अवशोषित होकर आई है, तो कार्बनिक अम्ल जो नुकसानदायक होते हैं उनको हिपेटोसाइट कोशिकाओं द्वारा निष्क्रिय किया जाएगा, उदासीन किया जाएगा। बैक्टीरिया वायरस अगर गलती से आ गया तो कुफर कोशिकाओं द्वारा भक्षण भी कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हिपेटिक वेन के द्वारा अनॉक्सीकृत रक्त ही जाएगा, क्योंकि इधर से भी अनॉक्सीकृत ही आ रहा था। यकृत के अंदर जो हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीकृत रक्त लेकर आ रही थी वो भी अनॉक्सीकृत लेकर जा रही है। लेकिन अब इस हिपेटिक वेन के अंदर पोषक पदार्थों की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। लेकिन वो पोषक पदार्थ सांद्रता इतनी है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। बाकी जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने जो एक्स्ट्रा खा लिया वो किसने रख लिए? और यकृत क्या करेगा इन पोषक पदार्थों का? यार क्या है रे यार, है ना? ये यकृत इन पोषक पदार्थों को स्टोर करने का कार्य करेगा। किस कंडीशन के लिए? कि जब ये इंटेस्टाइन के अंदर से पोषक पदार्थ नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी को पोषक पदार्थ तो हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए, तो फिर ये यकृत अपने पास से भेज देगा कि भाई इधर से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास से ले जाता जाते टाइम पे। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? तो हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक वेन ये दोनों तो नॉर्मल है। किसी भी अंग के अंदर एक आर्टरी जाती है, एक वेन निकलती। किडनी के अंदर पढ़ा अपन ने रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ऑक्सीकृत रक्त को लेकर आई और अनऑक्सीकृत रक्त को रीनल वेन लेकर गई। स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन के अंदर आई, स्प्लेनिक वेन स्प्लीन से वापस अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर आई। अलग से क्या आई? पोर्टल वेन, है ना, जो जानी चाहिए थी पोस्टर वेना केवा के अंदर, लेकिन पोस्टर वेना केवा के अंदर ना जाकर कहां पर आई? इसी सिस्टम को अपन ने क्या कहा? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। किसको समझ में नहीं है? अरे बैठी कि नहीं बैठी, है ना? जितना कठिन समझाना है उतना ही कठिन समझना भी है। लेकिन पूछते कुछ नहीं, सिर्फ पोर्टल वेन याद रखोगे जो इंटेस्टाइन और यकृत को जोड़ने का कार्य करती है। इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी होगी, फिर वेन्यूल्स बनाएगी, फिर पोर्टल वेन का निर्माण होगा। अब वेन किसी ऑर्गन के अंदर अगर जा रही है तो वही ब्लड कैपिलरीज के अंदर वापस डिवाइड होना पड़ेगा इसको। तो वापस से किसके अंदर डिवाइड होगी? वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल्स से कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज फिर यकृत के अंदर जाकर पोषक पदार्थों को स्टोर करेगी, वहां से कार्बनिक अम्लों को उदासीन करेगी और फिर बाद के अंदर वापस से मिलकर ये किसका निर्माण करेगी? हिपेटिक वेन का। तो पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी की जो केशिकाएं होंगी, ये केशिकाएं मिलकर हिपेटिक वेन की केशिकाओं का निर्माण करेगी। बैठी कि नहीं बैठी? आया थोड़ा थोड़ा समझ में? नहीं आया? वापिस से सुनो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा। सिंपल, जितने भी ऑर्गन थे वो ऑर्गन से ब्लड जाना चाहिए था पोस्टर वेना केवा के अंदर। ठीक है, क्या क्या करूं? उधर से बताएं, साइड चेंज। अब ये लेफ्ट ही होने का ये नुकसान है थोड़ा सा। देखो इधर, बॉडी से जितना भी ब्लड था वो बॉडी ने काम में ले ली ऑक्सीजन, और अनऑक्सीकृत रक्त आ गया। उस अनऑक्सीकृत रक्त को जाना था कहां पर? पोस्टर वेना केवा की तरफ। जिन ऑर्गन्स के अंदर आर्टरी लेकर आई ऑक्सीकृत रक्त को, उन ऑर्गन से निकली वेन। क्या निकली? वेन। जैसी आर्टरी वैसी की वैसी वेन, और वो वेन जाकर किसके अंदर मिल गई? पैरों से आ रही है तो पोस्टर वेना केवा में मिल गई, सिर की तरफ से आ रही है तो एंटीरियर वेना केवा में। ऐसा ही होना चाहिए था। होना तो ये भी चाहिए था कि बॉडी के अंदर एक ऑर्गन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल आर्टरी आती, ये कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती, कैपिलरीज से डिवाइड होने के बाद में इसको जाना कहां पर चाहिए था? पोस्टर वेना केवा, है ना? अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर चले जाती पोस्टर वेना केवा के अंदर। लेकिन नुकसान ये था कि अगर ये डायरेक्ट जाती तो जितने पोषक पदार्थ अवशोषित किए गए हैं वो सारे के सारे पोषक पदार्थ सर्कुलेशन के अंदर चले जाते। अब बॉडी को उतनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो बॉडी उन पदार्थों को क्या करती? बाहर निकाल देती। बाहर निकाल देती तो हमारे किसी भी काम के नहीं थे। ठीक है, नुकसान हो गया हमारा। तो अब इस नुकसान से बचने के लिए ये वाला काम ना करके भगवान ने इंटेस्टाइन से क्या निकाली? हिपेटिक पोर्टल वेन। कैपिलरीज इकट्ठा हुई, वेन्यूल्स का निर्माण हुआ, वेन का निर्माण हुआ, वेन को क्या नाम दिया? और ये वेन वापस से डिवाइड हो गई वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल्स से कैपिलरीज के अंदर, और आ गई कहां पर? यकृत के अंदर। अनॉक्सीकृत रक्त लेकर आ रही है, लेकिन दिक्कत हमारे को अनॉक्सीकृत रक्त से थी नहीं। हमारे को दिक्कत किससे थी? आंत से आने वाले पोषक पदार्थों की। तो पोषक पदार्थों के लिए यकृत ने बॉडी से पूछा कि बता बॉडी कितनी चाहिए? बॉडी ने कहा मेरे को तो इतने चाहिए। यकृत ने उतने पोषक पदार्थ इस हिपेटिक वेन के अंदर डाल दिए, और ये हिपेटिक वेन किससे जुड़ी हुई है? अनॉक्सीकृत रक्त वाला मैटर भी सोल्व हो गया, पोषक पदार्थ वाला मैटर भी सोल्व हो गया। अब जो पोषक पदार्थ बच गए यहां पर यकृत के अंदर, क्योंकि जरूरत तो हमारे को एक रोटी की थी,
खाई हमने 2 रोटी थी, अब उस 1 रोटी का क्या करना है, इस 1 रोटी को यकृत क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा, स्टोर। और ये स्टोरेज कब काम में देगा, जब आप खाना नहीं खाओगे। खाना नहीं खाओगे तो इंटेस्टाइन से हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा पोषक पदार्थ नहीं आएंगे, लेकिन बॉडी को तो पोषक पदार्थों की आवश्यकता एनी टाइम पड़ती है। तो उस केस के अंदर यकृत यहां पर जो स्टोर किए गए पोषक पदार्थ हैं, इन स्टोर किए हुए पोषक पदार्थों को हिपेटिक वेन के द्वारा सर्कुलेशन के अंदर डाल देगा। क्लियर है? इसलिए हमारे को जरूरत पड़ी किसकी, हिपेटिक पोर्टल वेन की, सिर्फ पोषक पदार्थों की वजह से। पोषक पदार्थों के साथ में यह भी समस्या थी कि इंटेस्टाइन से जो पाचन हुआ, आमाशय से जो पाचन हुआ, आमाशय के अंदर एचसीएल का श्रावण हुआ, एचसीएल के श्रावण से मान लो सारे बैक्टीरिया मर गए, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच गए हो। वो आए ड्यूडेनियम के अंदर, ड्यूडेनियम से जेजुनम के अंदर, जेजुनम से अवशोषित होकर पहुंच गए सर्कुलेशन के अंदर। डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाते हैं तो ब्लड के अंदर इंफेक्शन कोज करते, ये भी समस्या थी। यहां पर यकृत के अंदर आने के बाद में कुफर कोशिकाओं ने उनका क्या कर लिया, भक्षण कर लिया, तो बैक्टीरिया वायरस की समस्या भी नष्ट हो गई यहां पर आने से। दूसरी, जो कार्बनिक अम्ल नुकसानदायक थे, वो कार्बनिक अम्लों का डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया किसने, हिपेटोसाइट कोशिकाओं ने। दूसरा फायदा ये भी हो गया हमारा, फायदे नुकसान हुआ कि कुछ। लेकिन अगर ये डायरेक्ट चली जाती तो नुकसान था, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया वायरस भी पहुंच जाते, कार्बनिक अम्ल भी पहुंच जाते, अत्यधिक मात्रा के अंदर पोषक पदार्थ पहुंच जाते, हर एक चीज नुकसानदायक थी। तो भगवान को पता था जब नुकसान तो करना ही नहीं है भाई, लंबा चलाना है अपने को, तो लंबा चलाना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, हिपेटिक पोर्टल वेन। यानी कि यकृत के अंदर 2 रक्त वाहिनियां आ रही है, एक तो हिपेटिक आर्टरी और दूसरी पोर्टल वेन। दोनों किसके अंदर आएगी, हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन को लेकर आई है, क्योंकि यकृत को खुद को भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये पोषक पदार्थ लेकर आई है, यकृत को खुद को पोषक पदार्थों की भी आवश्यकता है। बाकी बचे हुए पोषक पदार्थ तो इसने परिवहन में डाल दिया, जो एक्स्ट्रा थे उसको खुद के पास में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से शुरू हुई और यकृत के ऊपर खत्म हुई। बाकी सबके अंदर इंटेस्टाइन से शुरू होगी, अंगों से शुरू होगी, और किस पे खत्म होगी, पोस्टीरियर वेन, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना के बाद। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए कहा हमने इकलौती ऐसी वेन है, इकलौती ऐसी रक्तवाहिनी है जो ब्लड कैपिलरीज से तो शुरू होगी और ब्लड कैपिलरीज पे ही खत्म होगी। अब आई कि नहीं आई, आ गई। इतना समझाने के बाद में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, सिर्फ पोर्टल वेन के बारे में, किस किस के बीच में तो पाई जाती है, और ऐसी कौन सी रक्तवाहिनियां हैं जो कैपिलरीज से शुरू होती है और कैपिलरीज पे ही खत्म होती है। आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। इतना याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। हार्ट वाली संरचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखोगे, याद रखो, ठीक है। हेडिंग डालोगे भ्रूणीय रक्त परिसंचरण तंत्र, हेडिंग डालोगे भ्रूणीय रक्त परिसंचरण तंत्र, नया पेज काम में लोगे। फीटल ब्लड सर्कुलेशन, भ्रूणीय रक्त परिसंचरण तंत्र। सर एनिमल कितने दिन तक बिना खाए रह सकता है, 20-25 दिन तक बिना खाए, 7-8 दिन तक बिना पानी के। लिख लिया, ठीक है। सेम वो डायग्राम बना रहे हैं जो अपन ने वेस्क के अंदर बनाया था, वही हार्ट वाला, वही लंग्स, सारा सब कुछ वैसा का वैसा ही है ना। लेकिन ये बना रहे हैं उस बच्चे के लिए जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है। क्लियर है सबको, ठीक है। सुनते जाओ, बाद में देखोगे। बच्चे का दिल कितने कक्ष, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्लियर। बच्चे के लंग्स, बच्चे की बॉडी, ऐसा ही होगा भाई। बच्चे का दिल धड़केगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन खुद बच्चे के अंदर ही तो सर्कुलेट करेगा, और किसी के अंदर तो करेगा नहीं, नहीं करेगा, ठीक है। लंग्स से क्या निकली,
पल्मोनरी वेन। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली? एरोटा। सही है, ऐसा ही होता है। वाल वगैरह वो सारा सब कुछ वैसे के वैसे ही है अभी तक, है ना। वाल से कोई छेड़खानी नहीं करे हम तो। बॉडी से ब्लड इकट्ठा हुआ और कहां पर आया? किसके द्वारा? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना के। ऐसा ही होगा। ब्लड किसके अंदर आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर, और वापस लंग्स के अंदर पहुंच गया पल्मोनरी आर्टरी। सही है, दिक्कत यहां तक किसी को? डायग्राम बनाया अपन ने बच्चे के लिए, जो बच्चा मां के पेट के अंदर है। क्लियर? ठीक है। जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो उसके सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, सिर्फ एक अंग को छोड़कर। कौन से? कौन से? अरे बोलो रे। लंग्स। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि बच्चा मां के पेट के अंदर सांस, पता ही है आपको। क्लियर है? सब जानते हो ना? किसको डाउट है इसके ऊपर? चलो, बच्चे को जिंदा रहने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता। सही है कि नहीं? चाहिए। और वो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ देती कौन है? मां, मदर। सही है, ऐसा ही होता है। मां ने जो कुछ भी खाया वो अवशोषित हुआ, अवशोषित होकर मां के रक्त के अंदर पहुंचा, मां के रक्त से बच्चे के रक्त के अंदर गया, बच्चे के रक्त के अंदर पूरे के अंदर सर्कुलेट हो गया, बच्चे की कोशिकाओं ने उसका अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद में जो बचा उसको बाहर निकाल दिया। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। खाना किसने खाया था? मां ने। तो पाचन किसके अंदर होगा? मां के अंदर। कहां पर होगा? आमाशय। फिर आमाशय से पचा हुआ भोजन किस में जाएगा? आंत के अंदर। आंत के अंदर क्या होगा? अवशोषण होगा। किसके अंदर? आंत। किसकी आंत? मां की आंत। सही है कि नहीं है? सही है। यानी कि अब जो मां के ब्लड के अंदर पोषक पदार्थ आए हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर है ना। अब उनको पाचन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है अवशोषण की। किसकी आवश्यकता? अवशोषण की। सुनते जाओ पहले। मां के अंदर आया गया प्लेसेंटा। क्या आया? प्लेसेंटा। मां देना चाहती है बच्चे को पोषक पदार्थ, और मां देना चाहती है इसको ऑक्सीजन। यही देगी। प्लेसेंटा के एक और मां है, दूसरी तरफ बच्चा है। ठीक है। तो प्लेसेंटा सिंपल विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन। मां की तरफ ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ ज्यादा है, बच्चे की तरफ ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ। वो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ किधर की तरफ चलेंगे? बच्चे की तरफ। किसकी तरफ? बच्चे की तरफ चलेंगे। किसके द्वारा? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। किसके द्वारा? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। शुरुआत के अंदर दो होती है, बाद में एक नष्ट हो जाती है, एक ही बचती है। कितनी बचती है? एक। क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाएगा, मां से बच्चे के अंदर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को लेकर जाने का कार्य कौन करती है? कौन सी वेन? क्या कहा हमने? ऑक्सीकृत है। सभी शिराओं के अंदर अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर मिला ना, यहां पर पल्मोनरी वेन, और साथ ही साथ एक और नाम लिखा था, अम्बिलिकल वेन। लिखा था कि नहीं लिखा? समझ में आया क्यों लिखा था? क्यों? क्योंकि क्या लेके जा रही है? जबकि सभी शिराओं में रक्त होना कैसा चाहिए, लेकिन पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन में कैसा होता है? ऑक्सीकृत। संख्या की बात कर लेते हैं यहीं पर एक। ठीक है। अम्बिलिकल वेन से ब्लड जाएगा पोस्टीरियर वेना केवा के अंदर। किसके अंदर? पोस्टीरियर वेना केवा। ऑक्सीजन भी ले गई और पोषक पदार्थ भी ले गई। पोषक पदार्थों को लेकर गई, लेकर जाने के बाद में सारा सब कुछ सर्कुलेट हो गया। सर्कुलेशन के बाद में मां को पता लग गया, बोले यार ये तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मां को तो पता ही नहीं है कि बच्चे को आवश्यकता कितनी पोषक पदार्थों की है। क्या मां को आवश्यकता? मां को तो पता ही नहीं है।
माँ के पास में तो जितने ब्लड सर्कुलेशन के आए थे उतने उतने माँ के लीवर को खुद को पता था भाई हाँ बॉडी को कितनी आवश्यकता है, बच्चे का आवश्यकता का तो पता था ही नहीं, है ना। बच्चे की आवश्यकता का बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है इसका पता किसको है, बच्चे के लीवर को, किसको है, माँ को थोड़ी पता होगा। अगर ये डायरेक्ट चली जाएगी इसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर तो सारे के सारे पोषक पदार्थों को लेकर जाएगी, इतने पोषक पदार्थ क्या पता बच्चों को आवश्यकता हो कि नहीं हो, सही है कि नहीं है। अम्बिलिकल वेन से एक वेन निकलेगी जो जाएगी लीवर के पास में, किसके पास में, लीवर के पास में। लीवर से पूछेगी ये कि बता लीवर तेरे को कितने पोषक पदार्थ चाहिए। लीवर ने कह दिया कि मैं छोटा सा बच्चा अभी तो फल फूल रहा हूं, मेरे को तो 5 ग्राम ही बहुत है। कितने ग्राम, 5 ग्राम वापिस से डाल दिए इसके अंदर। किसका लीवर है, बच्चे का लीवर। क्लियर है, 5 ग्राम सर्कुलेशन के अंदर आ गया, ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है उतनी तो वो ले ही लेगा, ठीक है। 5 ग्राम लिकरत ने यहां पर डाल दिया, लेकिन अम्बिलिकल वेन का पूरा रक्त लीवर के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि बच्चा कैसा है, छोटा है। जबकि अम्बिलिकल वेन से ब्लड कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, संभाल नहीं सकता था, संभाल नहीं सकता था। तो अम्बिलिकल वेन ने डायरेक्ट रक्त भेजा किसके अंदर, एक बार तो पोस्टीरियर वेना के अंदर, और लीवर से पूछने के लिए चली गई भी कितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, पूछ के ये भी किसके अंदर आ गई, पोस्टीरियर वेना के अंदर। किसके अंदर आ गई, एक डायरेक्ट जंक्शन बन गया यहां पर किस किस के बीच में, अम्बिलिकल वेन और पोस्टीरियर वेना के अंदर। इसको नाम दे दिया हमने डक्टस विनोसस। क्या नाम दे दिया, डक्टस विनोसस। पूछा जाएगा डक्टस विनोसस किस किस के बीच में बनेगा, अम्बिलिकल वेन और, सारा का सारा यकृत में भी जा सकता था, लेकिन यकृत में इसलिए नहीं गया क्योंकि यकृत की कैपेसिटी नहीं थी ब्लड को संभालने की, इसलिए डायरेक्ट किसके अंदर चला गया, पोस्टीरियर वेना के अंदर। और बाकी बचा हुआ रक्त लीवर से पूछ कर आया कि बताओ कितने पोषक पदार्थ चाहिए, उतने पोषक पदार्थ रख लिए, कुछ एक्स्ट्रा पोषक पदार्थ है उन एक्स्ट्रा पोषक पदार्थों का यकृत ने संग्रहण कर लिया कि जब माँ खाना नहीं खाएगी उस टाइम में, मान लो करवा चौथ का व्रत आ गया, माँ ने खाना नहीं खाया, बच्चे को तो जरूरत है, बच्चे के लीवर ने कहा कि माँ ने नहीं खाया कोई बात नहीं हम आपको दे देते हैं, आगे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर काम चलता रहेगा। ये रक्त किसके अंदर पहुंचा, पोस्टीरियर वेना के, पीछे की तरफ से आ रहा है, यकृत से होकर आ रहा है तो ठीक है, पोस्टीरियर वेना के से किस में जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब आप गौर ये करो कि राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके साथ में ऑक्सीजन है इस बार, जबकि माँ के अंदर राइट एट्रियम के अंदर आ रहा था कौन सी थी, अनऑक्सीकृत रक्त था। सही है कि नहीं है, समझ में आई कि नहीं आई। जब माँ का हार्ट था उस टाइम पे अनऑक्सीकृत रक्त आ रहा था, लेकिन अब ये कौन सा रक्त लेकर आ रही है, ऑक्सीकृत रक्त लेकर आ रही है। कहां पर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर, है ना। यहां पर पाया गया वॉल, कौन सा वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ब्लड किसके अंदर आ गया, वो क्या लेकर आया, ऑक्सीजन लेके आने के बाद में कहां पर गया, क्या लेकर गया, कहां पर गया, लंग्स के अंदर। जब माँ का लंग्स था तो माँ के लंग्स के अंदर संपूर्ण रक्त जो पहुंच रहा था वो अनऑक्सीकृत पहुंच रहा था, तब लंग्स ने ऑक्सीजन दी, लेकिन यहां पर लंग्स काम नहीं कर रहा। अरे अरे क्यों, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, बेटा करो बेटा करो बेटा करो, थोड़ा सा पानी की छींटे दो, पानी की छींटे दो, लेटाओ लेटाओ लेटाओ, टेबल पे लेटाओ, थोड़ी सी हवा आने दो, सीधे कर दो सीधे कर लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा पानी, आराम से थोड़ा सा पानी पिलाओ रे, पानी मत पिला, थोड़ा सा मुंह के ऊपर वैसे छिड़क दे, कोई ना हो जाता, गर्मी वर्मी भी है। आराम से आराम से, थोड़ा सा दूर हो रे, दूर हो, हवा आने दो पहले, हवा आने दो, हवा, अरे बैठो रे, हवा आने दो तुम, आराम से बैठो, बैठो बैठो सब बैठो, ठीक, चलो कोई, पानी पियोगे और
चाय? शिवाले वाले जूस नहीं पिलाते? चाय लेके आना है, ठीक है ना? इसको तो खोल जा रहे, खोल जाए इसको। ये पीछे वाले तो नाम के चल रहे हैं बस। ठीक है, इधर देखो वापस से। लाइव वालों को आवाज आ रही है? वापस से देखो। रक्त यहां से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा कहां पर पहुंचा? क्या लेकर गया है? किसके द्वारा? कहां पर पहुंचा? लंग्स काम नहीं कर रहे और ऑक्सीजन लेके गया, लेकिन लंग्स की खुद की कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है कि नहीं? लंग्स ने कुछ मात्रा के अंदर ब्लड ले लिया यहां पर, लेकिन लंग्स ने कहा अपने बस की तो है नहीं तुम्हारे को ऑक्सीजन देने की, तुम ऑक्सीजन लेकर आए हो तो क्यों ना तुम डायरेक्ट ही चले जाओ। डायरेक्ट गए ये वाला रक्त। पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट हुई डायरेक्ट किससे? एरोटा से। कौन कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा डायरेक्ट, क्योंकि एरोटा को पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रक्त को सप्लाई करनी थी। डायरेक्ट जो लिंक हुआ इसको नाम दिया हमने डक्टस आर्टीरियोसस। क्या नाम दिया? आर्टीरियोसस, यानी आर्टरीज के बीच में बनने वाला ब्रिज। विनोसस का मतलब वेन के बीच में बनने वाला ब्लड। यहां पर डक्टस विनोसस बना था किस किस के बीच में? पोस्टीरियर वेना के बाद। जबकि यहां पर आर्टीरियोसस किस किस के बीच में? पल्मोनरी आर्टरी और आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। वापिस से ध्यान दो इधर। अरे आओ गुरुजी, आओ आप तो। कौन कहता है गुस्सा करता हूं मैं? करता हूं क्या? कौन बोल रहे थे? नाम बताओ मेरे को। यस सर। आराम आराम से, चलो कोई ना, आराम आराम से मनीष जी लेते हैं, अपन नहीं लेते हैं। अपन फास्ट फास्ट। वापस आ जाओ इधर। पल्मोनरी आर्टरी से कुछ मात्रा में रक्त गया लंग्स के पास में। लंग्स के पास में क्यों गया? क्योंकि लंग्स की खुद की कोशिकाओं को काम तो करनी रही थी, लेकिन लंग्स को जिंदा तो रहना ही है, तो ऑक्सीजन दी यहां पर। फिर यहां से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया रक्त यहां पर। ठीक है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट कनेक्ट हुई किससे? एरोटा ने पूरी बॉडी के अंदर रक्त को सर्कुलेट कर दिया, और जो जंक्शन बना पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में वो डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर जब ऑक्सीकृत रक्त आ गया है तो क्या सारे के सारे रक्त को यहां पर भेजना जरूरी है? वापिस से सुनो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। राइट एट्रियम के अंदर अगर ऑक्सीकृत रक्त आ गया है तो उस ऑक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य कौन करना है? एरोटा को करेगी, क्योंकि एरोटा ही पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी। तो क्या इस ब्लड का राइट वेंट्रिकल में आना जरूरी है? नहीं, नहीं है। तो फिर भगवान ने बनाया एक छिद्र, किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, और इस छिद्र को नाम दिया गया फोरामन ओवेल। क्या नाम दिया? फोरामन ओवेल। आपको जो लेवल है उसके अंदर यही पूछा जाएगा कि फोरामन ओवेल किस किस के बीच में बना।
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर उतना ही ब्लड गया जितना लंग्स के लिए जरूरी था, लेकिन बॉल कंट्रोल थोड़ी कर सकता था भाई कितना जाएगा। राइट एट्रियम के अंदर संकुचन हुआ, संकुचन से मैक्सिमम ब्लड तो गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेकिन कुछ मात्रा में गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि दोनों वाल है यहाँ पर, इधर तो पूरा पूरा छिद्र है, इधर तो वाल है, खुलेगा बंद होएगा, खुलेगा बंद होएगा। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कुछ मात्रा में तो लंग्स के अंदर गया और कुछ मात्रा में डायरेक्ट किसके अंदर आ गया, एरोटा के अंदर। और राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आ गया, यहाँ से ऑक्सीकृत रक्त आ गया। मैक्सिमम ब्लड देखो, फीटल ब्लड सर्कुलेशन समझते टाइम पे ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत को एक बार साइड के अंदर रख देना, है ना, क्योंकि फिर हमारे को गड़बड़ होती है थोड़ी सी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीकृत रक्त आया राइट एट्रियम से, ठीक है। थोड़ा सा अनऑक्सीकृत रक्त आया पल्मोनरी वेन से, कहां से, लंग से। लेकिन लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो मैक्सिमम कौन सा है, ऑक्सीकृत, ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त यहां से बाइकस्पिड वॉल के द्वारा कहां पर चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर। यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीकृत रक्त आया था वो भी कहां पर आ गया, किसके द्वारा, अब इस एरोटा के अंदर ब्लड कौन सा है, ऑक्सीकृत रक्त। और ये ऑक्सीकृत रक्त कहां पर सप्लाई होगा, बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। बॉडी के अंदर वही लीवर तक जाना होना सारे सब कुछ काम करेगा ये। अब चूंकि पोषक पदार्थों की जो कंसंट्रेशन है वो प्योर फॉर्म के अंदर है, क्योंकि मां पहले पाचन और अवशोषण कर चुकी है, तो यहां पर ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ तो बढ़ेंगे नहीं, नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्योर फॉर्म के अंदर है, इसलिए ज्यादा पोषक पदार्थ बनेंगे नहीं। जो थोड़े से अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठा होते रहेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर वैसे भी अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर एक अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हुए, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद में उसने कोलेस्ट्रम पिया, कोलेस्ट्रम करते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से उसने प्रथम मल कर दिया, जिसको अपन ने नाम दे दिया म्यूकोनियम। क्या नाम दे दिया, म्यूकोनियम। आगे जब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन उस टाइम पे बात कर लेंगे अपन। यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था क्योंकि किडनी तो काम कर रही थी। अब यूरिन ब्लेडर के अंदर इकट्ठा होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ब्लेडर यहां पर ज्यादा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ब्लेडर अगर ज्यादा काम करेगा तो फिर यूरेथ्रा के द्वारा ब्लड इस पूरे पूरे बच्चे के अंदर, जहां पर मतलब माँ के पेट में तो है, उस पूरे पूरे गर्भाशय के अंदर यूरेथ्रा फैल जाएगी, यूरिन फैल जाएगा, और यूरिन फैल जाएगा तो बच्चा सलट जाएगा। सही है कि नहीं है। तो ब्लेडर से डायरेक्ट एक डक्ट जुड़ती है जिसको हम बोलते हैं यूरेकल डक्ट। कौन सी, यूरेकल डक्ट, ठीक है। और वो डायरेक्ट कनेक्ट करती है एलेंटोइस से, जो बाहर की तरफ प्लेसेंटा की जो 3 झिल्लियां होती है ना, तो बाहर की तरफ जो फर्स्ट वाटर बैग आता है जिसके अंदर यूरिन भरा रहता है, वो यूरिन भरा रहता है इस भ्रूण का, वहां पर इकट्ठा होएगा, खुद के अंदर इकट्ठा नहीं होएगा। क्योंकि खुद के अंदर इकट्ठा हो जाता अगर ब्लेडर के अंदर, तो फिर नॉर्मल जो यूरेथ्रा है, खुद का जो यूरेथ्रा है उससे यूरिन निकलता, और खुद से यूरिन निकलता तो वो पूरी पूरी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस फ्लूइड को प्रदूषित कर देता, प्रदूषित कर देता तो बच्चों को दिक्कत हो जाती। इसलिए यूरेथ्रा के द्वारा मतलब यूरिन जो इकट्ठा हुआ वो तो बाहर वाली प्लेसेंटा की झिल्ली के अंदर, फर्स्ट वाटर बैग के अंदर, और जो अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हुए वो हो गए इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है, ठीक है। अब बॉडी ने सारा का सारा काम में ले लिया ऑक्सीजन, अब ब्लड कौन सा हो गया, अनऑक्सीकृत। कैसा हो गया, अनऑक्सीकृत। अनऑक्सीकृत रक्त को वापस लेकर जाने के लिए इस एरोटा से ही निकलती है अलग से इंटरनल इलियक आर्टरीज। क्या निकलती है, इंटरनल इलियक आर्टरीज। आर्टरीज लिखा है यानी बहुत सारी होंगी, ठीक है। और ये इंटरनल इलियक आर्टरीज मिलकर निर्माण करती है अम्बिलिकल आर्टरी का। किसका, अम्बिलिकल आर्टरी। और ये अम्बिलिकल आर्टरी संख्या के अंदर कितनी होती है, 2। और ये अम्बिलिकल आर्टरी फिर किसके पास में जाएगी, प्लेसेंटा के पास में। कौन सा रक्त लेकर जाएगी, अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाएगी। अनऑक्सीकृत रक्त का मतलब है कि CO2 की सांद्रता तो ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। CO2 प्लेसेंटा के द्वारा मां के अंदर चली जाएगी और ऑक्सीजन इस अम्बिलिकल वेन के द्वारा वापस इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर है। हमने कहा आर्टरीज के अंदर ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, लिखा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी मां की और अम्बिलिकल आर्टरी भ्रूण की, इनके अंदर कौन सा रक्त पाया जाता है, अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। बता दिया क्यों पाया जाता है। वहां पर तो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन का समझ में आ गया था, यहां पर अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी का समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा वो सुनो,
आपसे 3-4 चीजें पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डक्टस विनोसस किस किस के बीच में बढ़ता है? अम्बिलिकल वेन और पोस्टीरियर वेना के। डक्टस आर्टीरियोसस किस किस के बीच में बढ़ता है? फोरामन ओवेल किस किस के बीच में बढ़ता है? राइट एट्रियम और, ठीक है। अब जस्ट ये कंडीशन चल रही है जब तक कि गेस्टेशन चल रहा है, गर्भावस्था चल रही है, गर्भकाल चल रहा है, तब तक ये सारा सब कुछ चलेगा। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आने की कोशिश करेगा, बर्थ कैनाल के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही प्लेसेंटा टूटेगा। टूटना ही है प्लेसेंटा को, तो ये प्लेसेंटा यहां से टूटा, टूटते ही बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, बच्चे ने ली सांस। क्या ली? सांस। सांस लेते ही लंग्स फूल गए। फूले कि नहीं फूले? क्योंकि सांस लेते ही हवा आ गई। बचपन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर किसी भ्रूण के फेफड़े हो और अगर किसी वयस्क के फेफड़े हो, तो किसके फेफड़े तो तैरेंगे और किसके फेफड़े डूब जाएंगे? अगर गर्भावस्था के दौरान अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके अगर फेफड़ों को आप निकाल कर पानी के अंदर डालोगे तो वो डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने सांस नहीं ली, फेफड़ों के अंदर हवा नहीं है। लेकिन अगर बाद के अंदर मरा हुआ आदमी है जिसने एक बार भी सांस ले ली हो, उसके फेफड़े पानी के अंदर तैरेंगे। क्यों? क्योंकि सांस लिए तो हवा गई है उसके अंदर। ठीक है। जैसे ही प्लेसेंटा यहां से टूटा, बच्चे ने ले ली सांस। सांस ले ली तो लंग्स के अंदर क्या पहुंच गई? हवा। हवा के साथ में क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंच गई तो यहां से पल्मोनरी वेन क्या लेकर आएगी? कहां पर आएगी? यहां से ये प्लेसेंटा टूट गया, तो यहां से इस पोस्टर वेना के द्वारा राइट एट्रियम में क्या नहीं आएगा? ऑक्सीकृत रक्त नहीं आएगा। ऑक्सीकृत नहीं रक्त नहीं आएगा तो फिर यहां पर लेफ्ट एट्रियम आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो उस केस के अंदर ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो छिद्र है, ये छिद्र हो जाएगा बंद। और बंद होने के बाद में यहां पर एक गड्ढा रह जाएगा जिसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस। क्या बोलेंगे? तो पूछा जाता है कि जन्म के बाद में जो गड्ढा पाया जाता है फोरामन ओवेल के स्थान पर, उसको क्या बोलते हैं? तो अगर चाहे फोरामन ओवेल की पोजीशन पूछी जाए, चाहे फोसा ओवेलिस की पोजीशन पूछी जाए, क्या आंसर दोगे? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। दिक्कत यहां तक? अब कई बार आप सुनते हो कि साहब बच्चे के दिल में छेद है ना? वो छेद होता क्या वो सुनो। फोरामन ओवेल अगर ढंग से बंद नहीं होगा तो यहां पर छेद तो था परमानेंट, ढंग से बंद हुआ नहीं, तो ढंग से बंद नहीं हुआ तो यहां पर क्या रह गया? छेद रह गया। अब छेद रह गया तो क्या दिक्कत है? छेद रह गया तो दिक्कत यह है कि राइट एट्रियम के अंदर जो अनऑक्सीकृत रक्त आ रहा है वो किसके अंदर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर रक्त पूरा का पूरा कौन सा आना चाहिए था? लेकिन अब मिक्स रक्त आ गया। मिक्स रक्त आ गया तो अनऑक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त दोनों किस में जाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल से, एरोटा से। बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उतनी ऑक्सीजन पहुंचेगी क्या? नहीं, क्योंकि कौन सा रक्त भी मिला हुआ है। इसलिए बच्चा थोड़ा सा अगर भागदौड़ करेगा उसके अंदर वो थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलेगी ही नहीं। और फिर हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या हो गया? छेद हो गया, दिल में छेद हो गया। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो उस केस के अंदर साइनोसिस होता है, यानी कि नीलापन आता है बॉडी के अंदर, है ना? तो साइनोसिस के कारण नीला रंग आ रहा है, इसीलिए नाम दिया। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नीला हो जाएगा, मतलब हल्का सी नीलिमा आ जाएगी उसके अंदर, उसको अपन बोल देंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब अपने पशुओं में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी भैंस कैसी, अब कितना है उसके ऊपर रंग चढ़ा लो, वो ब्लू तो आपको दिखेगी भी नहीं। तो इसलिए इंसानों के अंदर ही ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और अपने वालों के अंदर तो पता भी नहीं लगता कि छेद है कि नहीं है। अपने कौन ध्यान देता है? ऐसा तो है नहीं कि छेद मिल गया तो आप एम्स लेके जाओगे, साहब छेद बंद कर दो इसका, नहीं। तो अपने वालों में तो ठीक है, जिंदा रह गया तो ठीक है, नहीं रुआ तो चलने दो, कोई बात नहीं। वेटनरी और मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो इसी चीज का है। हमारे पेशेंट की एक कीमत है ना? और जबकि मेडिकल के अंदर जो पेशेंट है उसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है वो, है ना? नॉर्मली अगर बात करें, एक गाय है, एक भैंस है, एक भेड़ है, एक बकरी है, जस्ट एक काफ जो हुआ है, उन सबकी एक कीमत है। भैंस कितनी अच्छी से अच्छी खरीद लो, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, है कि नहीं है? बकरी कितने कितनी अच्छी खरीद लो, 20,000 रुपए। 50,000 की बकरी, 50,000 की जिस दिन बकरियां बिकने लग गई ना,
उस दिन तो बस मजे ही मजे। अरे सारी की बात कर रहा हूँ, उत्पाद की बात नहीं कर रहा, सारी की बात कर रहा हूं मैं, कि 50-50 हजार की बकरियां अगर बिकने लग गई तो फिर इसकी बहन के मजे मजे, है ना। मनीष जी का असर आ रहा है मेरे ऊपर। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, वापिस से सुनो एक बार, वापिस से। प्लेसेंटा से ऑक्सीकृत रक्त लाने का कार्य कौन करेगी? अम्लीगल वेन। संख्या में कहां पर जाएगी? लीवर से ये, लेकिन लीवर इतना रक्त, लेकिन लीवर इतना रक्त नहीं संभाल सकता, इसलिए अम्लीगल वेन डायरेक्ट किससे कनेक्ट करेगी? क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर वेना केवा से कहां पहुंचेगा? राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में। ऑक्सीजन रक्त किस में जाएगा? लेकिन ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा किस में भी आएगा? ट्राइकस्पिड से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, लेकिन लंग्स इतना रक्त नहीं, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट किससे कनेक्ट करेगी? क्या बनाएगी? यहां से राइट एट्रियम से ऑक्सीकृत रक्त कहां पर आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लंग्स से अनऑक्सीकृत रक्त आया वो भी, लेकिन ऑक्सीकृत रक्त की मात्रा अनऑक्सीकृत की लेफ्ट एट्रियम से किस में जाएगा? कौन से वाल के द्वारा? ठीक है। और वहां से एरोटा, एरोटा से डायरेक्ट ब्लड ऑक्सीकृत आ रहा था, यहां से भी कौन सा आया? ऑक्सीकृत, लेकिन कुछ मात्रा में अनऑक्सीकृत भी। और ये किसके अंदर चला गया? पूरी बॉडी ने ऑक्सीजन का उपयोग किया, वापस से एंटीरियर पोस्टीरियर वेना क्या हुआ, लेकिन यहां से ऑक्सीजन जो आ रही है अम्लीगल वेन के द्वारा उसकी मात्रा ज्यादा। ठीक है। एरोटा के अंदर जो ब्लड आया उस एरोटा से निकली इंटरनल इलियक आर्टरीज, और ये इंटरनल इलियक आर्टरीज मिलकर निर्माण करती है अम्लीगल आर्टरी का। अम्लीगल आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड जाएगा? अनऑक्सीकृत। जबकि अम्लीगल वेन में, अम्लीगल आर्टरी कहां पर जाएगी? अम्लीगल आर्टरी क्या लेकर जा रही है? अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि CO2 लेकर जा रही है, तो CO2 तो प्लेसेंटा को देगी और वापस से ऑक्सीजन को लेगी, और वापस किसके द्वारा आएगी? इस प्रकार का ये सिस्टम क्या कहलाएगा? भ्रूणीय रक्त परिसंचरण तंत्र। दिक्कत नहीं। डक्टस विनोसस किस किस के बीच में? पोस्टीरियर वेना केवा। डक्टस आर्टीरियोसस पल्मोनरी आर्टरी एरोटा। फोरामन ओवल राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। और फोसा ओवेलिस ये भी किसके बीच में? ये तो फोरामन है, फोरामन का मतलब छिद्र, और फोसा का मतलब गड्ढा। यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त लेकर आने का कार्य अम्लीगल वेन, अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य अम्लीगल आर्टरी। अम्लीगल आर्टरी संख्या में कितनी? अम्लीगल वेन किसको समझ में नहीं है? फिर से मैं कह रहा हूं तुम्हारे से, ये डायग्राम बनाते टाइम पे और रिवीजन करते टाइम पे कहीं पे भी ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त क्लियर फेयर में पढ़ना नहीं है हमारे को ज्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन का फर्क है सिर्फ, है ना। एक तो कि प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहां पर फंडा काम नहीं करेगा, क्योंकि फीटल ब्लड सर्कुलेशन है। अगर ये खुद सांस लेता तो प्योर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता, आपको फोरामन ऑयल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्लियर है? बनाओ ऐसा कैसे। फिर से कह रहा हूं, टीप के बनाने के बजाय समझ समझ के बनाने की कोशिश करना। आवाज थोड़ी करनी है।
अरे बातें करने की जरूरत कैसे पड़ रही है तुम्हारे को? बोल ले सर। एरोटा से इंटरनल इलियक आर्टरीज निकली और उन इंटरनल इलियक आर्टरीज ने मिलकर अम्बिलिकल आर्टरी का निर्माण किया और अम्बिलिकल आर्टरी चली गई प्लेसेंटा के अंदर। क्या ब्लड तो हो गई होगा तभी तो जाएगी। कंसंट्रेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो माँ के उधर जब प्लेसेंटा के पास में गया है तो माँ के पास में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन अम्बिलिकल वेन के अंदर आ जाएगी और इससे CO2 माँ के अंदर चले जाएगी। इसीलिए मैंने पहली बात यही कही है कि बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखोगे कि ऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत ना करो तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत करो सिर्फ उस लेवल तक, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी तक। कंसंट्रेशन जब देखी जाएगी तो उस टाइम मास से तुलना की जाएगी। हाँ, क्योंकि विसरण के अंदर सांद्रता का कम और ज्यादा होना मायने रखता है। ऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत थोड़ी है। मान लो ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, दोनों ब्लड है इसके अंदर, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, है ना। लेकिन माँ की तरफ किसकी सांद्रता ज्यादा है? माँ की तरफ ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, CO2 की सांद्रता कम है। सर दूध निकालते टाइम भैंस के लेफ्ट साइड के बैठ हुए ही दूध क्यों निकालते हैं? राइट साइड में बैठ के दूध क्यों नहीं निकालते? क्या होता है? पीछे वाले थन के अंदर दूध ज्यादा होता है। ऐसा ही हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किधर भी बैठ जाओ दूध ही तो निकालना है। लेकिन फिर भी ऐसे बोलते हैं कि भाई लेफ्ट साइड में बैठ के दूध निकालना चाहिए, तो बेसिकली जो राइट हैंडेड होते हैं ना, वो राइट हैंडेड लेफ्ट साइड के अंदर बैठ के दूध निकालते हैं, क्योंकि राइट हैंड के अंदर उनके पिछले वाला थन आता है, तो पिछले वाला थन बड़ा होता है और उसके अंदर दूध भी ज्यादा होता है। तो राइट हैंड ज्यादा फास्ट काम करेगा, लेफ्ट हैंड कम काम करेगा, उस केस के अंदर दूध बराबर लेवल से निकल जाएगा, है ना। जैसे मैं लेफ्टी हूं तो मेरे को राइट से लिखने के लिए कहा जाए तो कम ही निकलेगा मेरे से। तो मैं अगर लेफ्टी हूं तो मैं राइट साइड में बैठ के दूध निकालूंगा, ना कि लेफ्ट साइड के अंदर। लिखने पे ध्यान देंगे सर।
फीटल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर से अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन टॉपिक दे रखा है आपके कोर्स के अंदर, इसलिए अपने को पढ़ना जरूरी है। अगर गलती से पूछ लो तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ने पढ़ाया नहीं। क्या हो गया? इधर देख, इधर मेरे से पूछ। बोल बोल बोल। तो कहा ना कि हार्ट से जितने भी आर्टरी वेन निकल रही है ये उतनी की उतनी है जितने एक वयस्क के अंदर। उनके अंदर चेंजेस अगर होते तो चेंजेस बताते ना आपको, भाई दो है कि एक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रूण में फेफड़ों के समान कौन कार्य करता है तो क्या आंसर करोगे? भ्रूण के खुद के फेफड़े तो काम नहीं करते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फेफड़ों के समान कार्य करता है? प्लेसेंटा। कौन करेगा? लिख लेंगे अलग से नोट डाल के, अभी तो बढ़ाऊंगे। हाँ, ये भी रिवेनेंट्स रह जाते हैं, काम के तो है नहीं अब अपने। काम के नहीं है तो ये अवशेष ही रह जाएंगे। एरोटा से ब्लड बॉडी में जाएगा, एरोटा से ही इंटरनल इक्विलर आर्टरीज का निर्माण होगा जो अल्वेओलार आर्टरी का निर्माण करेगी। क्या हो गया? अब ये तो नहीं बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या क्वेश्चन था? मेरे से पूछो ना क्वेश्चन तुम। बनाओ रे, बनाओ बनाओ जल्दी। फोरामन ओवेल फोसा ओवेलिस। अब सर इतनी एनाटॉमी तो मैंने भी नहीं पढ़ी, पीएचडी नहीं कर रखी। ये क्या, ज्यादा इंटेलिजेंस हमेशा दिक्कत ही करती है। मैंने ये देखा है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना वो आधे पागल होते हैं हकीकत के अंदर। सेकंड नंबर वाले को। अंजू पकड़िए चाय, है क्या? है तो पिला दे, नहीं तो कोई बात नहीं। लिख लिया? लिखो इसके अंदर, लिखना शुरू करो। लिख, बना बना, चलो बना। मोदी जी ने क्या कहा है? सबका साथ,
कहाँ है विकास? नहीं है? कल आने याद दिलाना तुम कि विकास आया नहीं। क्या था? ये कुछ नहीं, ये फोन खराब करना चाहते हैं मेरा। लिख लिया? लिखो इसके अंदर। जो जो पूछा जाएगा वो लिखो। अब लिखो प्लेसेंटा भ्रूण के लिए, लिखो प्लेसेंटा भ्रूण के लिए, प्लेसेंटा भ्रूण के लिए, प्लेसेंटा भ्रूण के लिए, प्लेसेंटा भ्रूण के लिए फेफड़ों की तरह कार्य करता है। प्लेसेंटा भ्रूण के लिए फेफड़ों की तरह कार्य करता है, फेफड़ों की तरह कार्य करता है। पहली बात। दूसरी बात लिखो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का आदान प्रदान, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का आदान प्रदान, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। प्लेसेंटा से ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का। नेक्स्ट लिखो भ्रूण में ऑक्सीकृत रक्त लाने का कार्य, भ्रूण में ऑक्सीकृत रक्त लाने का कार्य अम्बिलिकल वेन करती है। भ्रूण में ऑक्सीकृत रक्त लाने का कार्य, भ्रूण में ऑक्सीकृत रक्त लाने का कार्य अम्बिलिकल वेन करती है। कौन करती है? ब्रैकेट में लिखो संख्या में एक। संख्या में एक। ठीक है। नेक्स्ट लिखो भ्रूण से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य, भ्रूण से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य, भ्रूण से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य अम्बिलिकल आर्टरी करती है। अम्बिलिकल आर्टरी करती है। भ्रूण से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य अम्बिलिकल आर्टरी करती है। अनऑक्सीकृत रक्त लेकर जाने का कार्य कौन करेगी? संख्या में, ब्रैकेट में लिखो संख्या में दो। संख्या में दो। नेक्स्ट लिखो डक्टस विनोसस। नेक्स्ट लिखो डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस किस किस के बीच में? अम्बिलिकल वेन और पोस्टीरियर वेना केवा। लिखो डक्टस विनोसस, अम्बिलिकल वेन और पोस्टीरियर वेना केवा।
अम्बिलिकल वेन और पोस्टीरियर वेना केवा। विनोसस का मतलब वेन के बीच में बनेगा, आर्टीरियोसस मतलब आर्टरी के बीच में बनेगा। डक्टस विनोसस के जस्ट नीचे लिखोगे डक्टस आर्टीरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच। डक्टस आर्टीरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच, ठीक है। अब दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे को, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये अवशेषी रूप के अंदर रह जाएंगे, जिसको बोल देंगे लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम आर्टीरियोसम। कोई नहीं पूछेगा इसलिए लिखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के राइट एट्रियम व लेफ्ट एट्रियम के बीच में, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में छिद्र पाया जाता है। राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में छिद्र पाया जाता है। राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में छिद्र पाया जाता है, जिसे जिसे फोरामन ओवल कहते हैं, जिसे फोरामन ओवल कहते हैं, जिसे फोरामन ओवल कहते हैं। क्या कहेंगे? फोरामन ओवल, ठीक है। अंडरलाइन करोगे फोरामन ओवल को, अंडरलाइन करोगे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच। दिक्कत? नेक्स्ट लिखो। जन्म के समय फोरामन ओवल बंद हो जाता है। जन्म के समय फोरामन ओवल बंद हो जाता है। जन्म के समय फोरामन ओवल बंद हो जाता है। जन्म के समय फोरामन ओवल बंद हो जाता है। फोरामन ओवल बंद हो जाता है तथा उसके स्थान पर, तथा उसके स्थान पर, तथा उसके स्थान पर गड्ढा पाया जाता है। तथा उसके स्थान पर गड्ढा पाया जाता है। तथा उसके स्थान पर गड्ढा पाया जाता है, जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। 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 तो फोरामन ओवल के स्थान पर गड्ढा ही क्या कहलाया? फोसा ओवेलिस। तो अगर पूछा है कि फोसा ओवेलिस किस किस के बीच में पाया जाएगा तो क्लियर है। और फोरामन ओवल भी किस किस के बीच में। किसको समझ में नहीं आया ये बता दो एक बार। बेटी कि नहीं बेटी? ठीक है, जो जो लिखा है वो याद रखना है, बाकी बैठे चाहे नहीं बैठे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बैठ जाएगी तो याद करने में आसानी होगी, वरना रटना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर उधर हुआ और फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। भ्रूणीय रक्त परिसंचरण तंत्र यहां पर होता है खत्म। हेडिंग डालोगे लिम्फेटिक सिस्टम।
लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका तंत्र। जैसे रक्त का परिवहन होता है वैसे लिम्फ का भी परिवहन होता है। सुनते जाओ, इधर बाद में लिखोगे। लसीका तंत्र से लसीका या लिम्फ का परिवहन होता है। लिम्फ का संश्लेषण लिम्फ नोड से। किससे? लिम्फ नोड से होता है। पूछा जाता है लिम्फ में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? लसीका में लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिकाएं? लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। काम क्या है? जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लिम्फ की अगर बात करते हैं तो लिम्फ तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। प्लाज्मा और सीरम को तरल संयोजी ऊतक मानते हैं क्या? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोशिकाएं, जब रक्त पड़ा था उस टाइम पे बात कर ली थी अपन। लिम्फ नोड की अगर बात करते हैं तो एक लिम्फ नोड का नाम याद रखना है, प्री स्केपुलर लिम्फ नोड। कौन सा लिम्फ नोड? प्री स्केपुलर लिम्फ नोड। ठीक है। प्री का मतलब पहले, स्केपुलर यानी स्केपुला के पहले, है ना? स्केपुला के पहले पाए जाने वाला लिम्फ नोड, प्री स्केपुलर लिम्फ नोड में सूजन आती है। क्या आती है? बीमारी का नाम पूछते हैं अपने से, थैलेरियोसिस। कौन सी बीमारी में? थैलेरियोसिस क्या होती है इसकी बात अपन आगे कर लेंगे जब मेडिसिन पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग है थिलेरिया परवा, एनुलाटा और म्यूटांस। ये 3 स्पीसीज है जिससे थिलेरियोसिस होता है। ठीक है। शरीर के अंदर जैसे हार्ट ब्लड को परिवहित करने का कार्य करता है, ये जो तुम एक्स्ट्रा गर्दन हिला रहे हो ना, है ना, आराम से। शरीर के अंदर रक्त को परिवहित करने का कार्य करता है हार्ट। कौन करता है? हार्ट। लसिका का परिसंचरण करता है नाम आता है सिस्टर्ना काइली। क्या नाम आता है? सिस्टर्ना काइली। ये लसिका का परिसंचरण करता है, इसलिए इस सिस्टर्ना काइली को सेकंड हार्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा हृदय। रक्त परिसंचरण का कार्य तो हृदय करता ही है, लसिका परिसंचरण का कार्य कौन करता है? सिस्टर्ना काइली। इसलिए सिस्टर्ना काइली को क्या बोलते हैं? याद रख लेना, इतनी बातें बहुत है हमारे लिए। ठीक है। तो लसिका लिम्फ का परिवहन होता है लसिका तंत्र के द्वारा। लसिका का संश्लेषण होगा लिम्फ नोड के द्वारा। लिम्फ नोड के द्वारा कौन सी कोशिकाएं मिलेगी? लिम्फोसाइट, जो क्या काम करेगी? तरल संयोजी ऊतक होता ही है क्योंकि लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जा रही है। और प्री स्केपुलर लिम्फ नोड में सूजन कौन सी बीमारी में आती है? और लसिका का परिसंचरण कौन करता है? सिस्टर्ना काइली को क्या बोलते हैं? दिक्कत? लसिका और क्या कार्य करती है? लसिका का मेन कार्य होगा एंटीबॉडी का निर्माण करना, और एंटीबॉडी किसी बाह्य इन्फेक्शन के अंदर काम करती है। इसके अलावा जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां पर पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य भी कौन करती है? लसिका करती है। क्लियर है? लिखना शुरू करो। सर पेन का कलर चेंज करो। हेडिंग डालोगे लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। दस प्रकार के लिम्फ नोड पाए जाते हैं, नाम से हमारे को कोई मतलब नहीं है। एक याद रखना है, प्रीस्केपुलर लिम्फ नोड, क्योंकि मेडिसिन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनाटॉमी में नहीं पूछेंगे।
मेडिसिन के अंदर पूछा जाएगा कि प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड में सूजन का आना कौन सी बीमारी की विशेषता है? फिलियरियोसिस प्रोटोजोअल डिजीज है। कहीं और का जोड़ कहीं हो पानी की बोतल पिया तो तेरी देर में जार क्या मैं किसी की साइड लेना पसंद नहीं करता है ना। गुरुजी क्या है ये तो तुम्हारे को दिखाने के लिए लड़कों की तरफ है बाकी है लड़कियों की तरफ है। लिख लिया रे नेक्स्ट लिखो नहीं लिखी लिख लिया। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा यहां पर होता है पूरा। हेडिंग डालोगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणीय तंत्र। हेडिंग डालो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणीय तंत्र। है ना शकल बिगाड़ोगे तो भी पढ़ना तो पड़ेगा है ना तो राजी खुशी पढ़ो है ना। लिखो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणीय तंत्र। अभी 1 मिनट का है ज्यादा नहीं है ज्यादा नहीं पढ़ना हमारे को उसके अंदर 1 मिनट का ही है। कहाँ पे हो गई भी नहीं हुई नहीं हुई
लिख लिया नाम? सुनो इधर, सुनते जाओ, बाद में लिख लेना। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा या स्किन? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? त्वचा के अंदर पाए जाते हैं बाल। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन तो क्या कहलाएगा? और बालों का अध्ययन? दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर, आगे सुनो। त्वचा की अगर बात करते हैं तो त्वचा के दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भागों के अंदर पहले भाग का नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की खुद की अगर बात करते हैं तो एपिडर्मिस के 5 भाग होते हैं। कितने भाग? 5 भाग। 5 भागों की अगर बात करते हैं तो पहला जो नाम आता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलेंगे? कॉर्नियम। दूसरा जो भाग आता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटम, कौन सा आता है? ग्रेन्युलोसम। चौथे नंबर पे आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और 5वें नंबर पे आता है स्ट्रेटम मेलपिगी या जर्मिनेटिवम। ध्यान देंगे इधर पीछे वालों, मेरे को पता है बोर हो रहे हो तुम, है ना? लेकिन खत्म कर लेते हैं इसको, है ना? पहले नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे ग्रेन्युलोसम। चौथे नंबर पे स्पाइनोसम। 5वें नंबर पे मेलपिगी या जर्मिनेटिवम। तो एपिडर्मिस के कितने भाग? सबसे पहले, फिर 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 मेलपिगी को क्या बोलते हैं? ठीक है। इन 5 स्तरों के अंदर से विभाजन की क्षमता सिर्फ इसके अंदर पाई जाती है ना? जर्मिनेटिवम की कोशिकाएं विभाजित होकर बनाएगी, स्पाइनोसम बनाएगी, ग्रेनुलोसम बनाएगी, ल्यूसिडियम बनाएगी, और कॉर्नियल लेयर हमेशा उतरती रहती है ना? कॉर्नियम लेयर हमेशा उतरती रहेगी। सुनते जाओ खास बात इसकी। अगर बात करते हैं हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की, तो इसके अंदर पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रेजेंट होती है। ल्यूसिडियम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर पाई जाती है इलाइडिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्रेनुलोसम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर पाई जाती है केरेटोहाइलिन। कौन सी प्रोटीन? स्पाइनोसम की अगर बात करते हैं तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं प्रिकल सेल्स। कौन सी कोशिकाएं? प्रिकल कोशिका। ये प्रिकल कोशिका उपस्थित होती है किसके अंदर? स्पाइनोसम के अंदर। किसमें? स्पाइनोसम के अंदर। और मेलपिगी की अगर बात करते हैं तो यहां पर पाई जाती है मेलेनोसाइट। क्या पाई जाती है? मेलेनोसाइट नाम अपन ने पहले भी पढ़ा है। क्या काम करती है? क्या करती है? मेलेनिन का। और ये मेलेनिन किसके लिए उत्तरदायी होता है? त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। त्वचा की अगर बात करते हैं तो त्वचा बाह्य वातावरण के कांटेक्ट के अंदर आती है।
हवा के कांटेक्ट में है, पानी के कांटेक्ट में। लेकिन क्या हवा और पानी आपकी त्वचा से अंदर की तरफ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। किसके कारण? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम में क्या पाई जाती है? इसके कारण त्वचा के अंदर बेसिकली कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती, इसलिए इसको बैरियर लेयर भी कहते हैं। कौन सी लेयर? रोधक स्तर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोधक स्तर। बड़ा लिख देते हैं, रोधक स्तर। कौन सी होगी? कौन सी होगी? कौन सी लेयर? ल्यूसिडियम लेयर। क्वेश्चन सिंपल सिंपल से पूछे जाएंगे। केराटिन प्रोटीन कौन सी लेयर में पाई जाती है? ल्यूसिड इलाइडिन प्रोटीन किसमें? इलाइडिन प्रोटीन किसमें? कौन किसमें? बेरियर लेयर कौन सी होती है? ल्यूसिडियम। क्रेटोकाइलिन प्रोटीन किसमें पाई जाएगी? ग्रेनुलोसम के अंदर। और प्रिकल कोशिका किसमें मिलेगी? और मेलानोसाइट कोशिकाएं। और मेलानोसाइट कोशिकाओं का कार्य क्या है? मेलेनिन का संश्लेषण करना। क्लियर है? और मेलेनिन किसके लिए उत्तरदायी है? एपिडर्मिस की अगर बात करते हैं तो एपिडर्मिस के अंदर रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? रक्त वाहिनी। यह रक्त वाहिनी क्या रहेगी? एब्सेंट। रक्त वाहिनी की अगर बात करते हैं तो त्वचा का जो दूसरा स्तर आता है उसको हम बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस। इस डर्मिस की दो लेयर होती है। कितनी लेयर? दो। एक तो होती है पेपिलरी लेयर और दूसरी होती है रेटिकुलर लेयर। पहले नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पे रेटिकुलर। पेपिलरी लेयर की अगर बात करते हैं तो पेपिलरी लेयर एपिडर्मिस में पेपिला के रूप में धसी रहती है। साथ ही साथ बात करते हैं पेपिलरी लेयर की तो रक्त वाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं, ये कौन सी लेयर में पाई जाएगी? पेपिलरी लेयर में। रेटिकुलर लेयर की अगर बात करते हैं तो रेटिकुलर लेयर के अंदर रेटिकुलर तथा इलास्टिक तंतु पढ़े अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे। साथ ही साथ हेयर फॉलिकल। क्या? कौन सा फॉलिकल? ये भी किसके अंदर पाया जाएगा? रेटिकुलर लेयर की। सिर के अंदर बाल पाए जा रहे हैं। बाल तोड़ा है कभी आपने? बाल टूटा होगा तो नीचे की तरफ से एक व्हाइट व्हाइट सी जड़ टाइप की निकल के आती है, उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं? और वो हेयर फॉलिकल कौन सी लेयर में पाया जाएगा? रेटिकुलर लेयर के अंदर मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तो कभी त्वचा के ऊपर जब कट लगता है ना तो कई बार खून निकलता है, कई बार खून नहीं निकलता। अगर त्वचा के अंदर कट लगा है और खून नहीं निकला है, इसका मतलब एपिडर्मिस तक ही लगा है। क्योंकि अगर डर्मिस तक कट लग जाता तो खून निकलता। होता है ना ऐसा कई बार कि ब्लेड से कट लग गया लेकिन खून नहीं निकला। कट दिख भी रहा कि हाँ यार कट तो गया लेकिन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो कहां तक नहीं पहुंचा? डर्मिस तक नहीं पहुंचा। अगर डर्मिस तक पहुंच जाता तो खून निकलता। क्लियर? ठीक है। एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की बात करते हैं तो त्वचा का भाग नहीं होती। किसका भाग नहीं होती? त्वचा का भाग नहीं होती। क्या होती है? डर्मिस के नीचे वसा कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। वसा कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। तो वसा कोशिकाओं का जो स्तर होगा उसी को क्या कहेंगे? हाइपोडर्मिस कहते हैं। काम क्या करेगा ये वसा कोशिकाओं का स्तर? तापमान नियमन का, थर्मो रेगुलेशन का।
गर्मी के अंदर बाह्य वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन आपका तापमान स्थिर रहता है। सर्दी के अंदर बाह्य वातावरण का तापमान घट जाता है लेकिन फिर भी आपका तापमान स्थिर रहता है ना। जबकि तापमान की एक खास बात होती है कि तापमान उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऑटोमेटिक प्रवाहित होगा। एक कोई सी वस्तु लो जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके पास में रख दो कोई सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु, 100 डिग्री टेम्परेचर का तो कम होगा, 50 डिग्री का बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके साथ में ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बाह्य वातावरण के तापमान को गर्मियों के अंदर अंदर आने से कौन रोकती है? हाइपोडर्मिस। और सर्दियों के अंदर आपके टेम्परेचर को बाहर जाने से कौन रोकती है? इसीलिए इसका कार्य क्या रहेगा? तापमान नियमन करना। दिक्कत यहां तक? त्वचा के कितने भाग? एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे वसा कोशिकाओं का स्तर, कार्य तापमान नियमन। एपिडर्मिस के कितने भाग? सबसे पहले, फिर 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 प्रिकल कोशिकाएं किस में पाई जाएगी? स्पाइनोसम के अंदर। और रोधक स्तर कौन सा रहेगा? ल्यूसिडियम में कौन सी प्रोटीन? एलाइडिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? डर्मिस के कितने भाग? पहला भाग, दूसरा भाग रेटिकुलर लेयर। इलास्टिक तंतु और रेटिकुलर तंतु किस में पाए जाएंगे? जबकि रक्तवाहिनी तंत्रिकाएं किस में? पेपिलरी लेयर के अंदर पाई जाएगी। क्लियर है? हेयर फॉलिकल किस में मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कौन सी लेयर में? और बाकी आप जानते हो। शरीर का सबसे बड़ा अंग, त्वचा का अध्ययन और बालों का अध्ययन। दिक्कत? लिखो सर।